हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नवनीत कौर। आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक करेंगे वो टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम। पहले जो हमने करा था वो सिंपल क्वेश्चन था जिसमें एट पार पे ही शेयर्स को क्या किया था, इशू और फॉरफिट करा था। लेकिन यहाँ पर जो केस आ रहा है वो प्रीमियम का है। तो इसमें हम जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी वो है क्वेश्चन नंबर 113। जो डीके गोल्ड बुक है उसमें 113 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का की पॉइंट्स मैं ऑलरेडी नोटबुक में नोट कर चुकी हूँ, तो मैं बुक से नहीं ले रही। आप अपने सामने बुक ओपन करना जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 20,000 के शेयर्स कंपनी ने इशू करे 10 ईच पे और प्रीमियम 4 पर शेयर के हिसाब से, और उस प्रीमियम को 4 बेसिस में डिवाइड कर रखा है। एप्लीकेशन मनी पे 4 जिसमें इंक्लूड है 1 प्रीमियम, अलॉटमेंट 3 जिसमें भी 1 इंक्लूड है प्रीमियम, फर्स्ट कॉल 3 इंक्लूडेड प्रीमियम 1 एंड सेकेंड कॉल एंड फाइनल 4 इंक्लूडेड प्रीमियम 1। हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक है। अब 4 में 1 ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो हम लिखेंगे 3 + 1। 3 इज द फेस वैल्यू जो कि नॉमिनल वैल्यू है और 1 इज द प्रीमियम, ठीक है। ऐसे अलॉटमेंट 3 तो इसका हो जाएगा 2 + 1, फर्स्ट कॉल 3 2 + 1, सेकेंड कॉल 4 3 + 1। अब कंपनी ने तो 20,000 के शेयर्स इशू करे, लेकिन शेयर होल्डर्स ने उसको सब्सक्रिप्शन कितने की दी, 30,000 शेयर्स की। इट इज द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। अब 30,000 के शेयर्स को 30,000 तो नहीं दे दिए, उनमें से 24,000 शेयर्स को मतलब 24,000 को प्रो रेटा बेसिस पे दिया। 24,000 को तो 20,000 दे दिए और जो बाकी बचे 6,000 उनको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब इस पे जितना भी एक्सेस अमाउंट आएगा वो हमें एडजस्ट करना है सिर्फ अलॉटमेंट में। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था कि इसको सिर्फ अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट करना है, कॉल्स पे इसका मतलब नहीं जाना। अब क्वेश्चन में एक्स नाम का एक शेयर होल्डर है जिनको 500 के शेयर्स अलॉट किए गए, ठीक है। यहाँ टर्म याद रखना, अलॉटेड लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान से देखना, टर्म लिखा हुआ है अलॉटेड। अब ये जो पर्सन है नहीं दे पाया, क्या नहीं दे पाया, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। और जैसे आप फर्स्ट कॉल की एंट्री करोगे उसके तुरंत बाद ही उन शेयर्स को फॉरफिट कर लिया, तो फॉरफीचर की एंट्री इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट कॉल आ जाएगी। वाई ने अप्लाइड किया था 1800 शेयर्स के लिए। यहाँ पर वर्ड अप्लाइड लिखा है, पर हमें पता है कि हमें अप्लाइड नहीं लेना। हम तो जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो अलॉटेड मनी पर ही करते हैं, तो यहाँ पर अलॉटेड निकालेंगे हम, ठीक है। अब वाई ने नहीं पे करा, क्या नहीं पे करा, दोनों की दोनों कॉल्स ही नहीं पे करी, फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल। और यहाँ पर हम फॉरफीचर की एंट्री करेंगे आफ्टर द सेकेंड कॉल। अब इन 1700 शेयर्स को क्या किया गया, री इशू किया गया 8 पर शेयर फुली पेड अप पे, ठीक है। तो 10 का शेयर है और उसमें से 8 पर शेयर के हिसाब से दिया, यानी कि 2 क्या हो जाएगा इसमें, डिस्काउंट। यानी कि जब री इशू करने की बात हुई तो 2 रुपये का डिस्काउंट दे दिया 2 पर शेयर के हिसाब से, ठीक है। अब बाद में इन्होंने बोला है कि जो 1700 शेयर्स इशू करे थे उसमें द होल ऑफ वाइज शेयर्स बीइंग इंक्लूडेड, उस पूरे में वाई के शेयर तो सारे के सारे इंक्लूडेड हैं और वो हम निकालेंगे और बाकी जो बचे वो एक्स में से लेंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किससे स्टार्ट होता है हमारा क्वेश्चन, हमेशा प्रो रेटा टेबल से। तो प्रो रेटा टेबल में हम क्या हेडिंग डालते थे, अप्लाइड जितने के लिए अप्लाई करा है, लॉटेड कंपनी ने कितने दिए हैं, रिसीव कंपनी को अप्लाइड करे उसके हिसाब से कितना रिसीव हो गया, ड्यू लेकिन एक्चुअली में देना कितना था, अलॉटेड शेयर्स के हिसाब से। अब रिसीव अलग है, ड्यू अलग है, तो एक्सेस निकलेगा और वो हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट में, और जो रिटर्न करने हैं वो हम
बैंक के थ्रू रिटर्न कर देंगे। अब ये देखो हमने यहाँ पे लिखा था ना, ओवर सब्सक्रिप्शन में 30,000 में से 24,000 को प्रोरेटा बेसिस पे दिया और 6,000 को रिजेक्ट कर दिया। तो टेबल में कैसे बनेगा, 24,000 को 20,000 दे दिए, तो एक्चुअली में हमको कंपनी को कितना रिसीव हुआ, 4 पर शेयर के हिसाब से, जो कि एप्लीकेशन मनी है, 4 के हिसाब से मिल गया 96,000, लेकिन एक्चुअली में मिलना था अलॉटेड मनी के, जो अलॉटेड शेयर्स हैं वो 4 × 20,000 इज 80,000, तो एक्स्ट्रा मिल गए 16,000, जो कि एडजस्ट करना है अलॉटमेंट पे। पर ये चेक भी ज़रूर करना है कि अलॉटमेंट में वो एडजस्ट हो भी पा रहे हैं, एक्सेस अमाउंट तो नहीं हो गया ये। तो कैसे चेक करते हैं, अलॉटेड पे जो उसका पर शेयर दे रखा है अलॉटमेंट मनी का, वो 3 को हम अलॉटेड शेयर पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 20,000 इज 60,000। तो अब 60,000 में तो इजीली एडजस्ट हो पा रहे हैं 16,000, ठीक है। तो हमें रिटर्न नहीं करना, अगर ये इस अमाउंट से ज़्यादा हो जाता तो हमें बाकी का रिटर्न करना पड़ता। अब 6,000 तो सीधे रिटर्न कर दिए, तो 6,000 को जो हमको मिल गए थे कंपनी को वो 24,000 मिल गए थे, लेकिन सारे के सारे कर दिए रिटर्न। तो टोटल अमाउंट आ गया 1,20,000, ड्यू हुआ था 80,000, एक्सेस 16,000, एडजस्ट किया अलॉटमेंट में और बाकी का रिटर्न कर दिया। अब हम इसकी एंट्री करते हैं। फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, जो कितने पे, जो एक्चुअली कंपनी को रिसीव हो रहे हैं, जो कि थे 1,20,000 के। तो वो हम बस प्रो राटा टेबल से उठाओ और लिखो। मेन काम आपका सिर्फ ये था, बाकी बहुत इजी हो जाता है, जो चीज़ें हमने कैलकुलेट करी थी उठा के लिखनी है। तो 1,20,000 लिख लिया हमने यहाँ पर, लेकिन एक्चुअली में होना कितना था, ड्यू हुआ कितना, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब बात आती है प्रीमियम की, क्योंकि जो शेयर्स इशू किए हैं वो प्रीमियम पे। एप्लीकेशन 4 इंक्लूडेड प्रीमियम 1, यानी कि 3 इसका पर शेयर फेस वैल्यू थी और 1 प्रीमियम। तो हम इसकी एंट्री भी वैसे ही करेंगे, शेयर कैपिटल में तो 3 आएगा और सिक्योरिटीज प्रीमियम 1। अब शेयर्स कौन से लेंगे, हमेशा कम वाले। याद रखना, जब भी क्वेश्चन करेंगे हम सॉल्व, तो ओवर सब्सक्रिप्शन के शेयर्स बस हम तब कंसिडर करते हैं जब हमें प्रो राटा टेबल बनाना है। उसके बाद इसको भूल जाना है, ये हमारे पास आए ही नहीं, समझो, ठीक है। उसके बाद आपको सिर्फ ध्यान रखना है जो कम वाले शेयर्स हैं, जो कि 20,000 है। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 60,000 और 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 20,000, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्चुअली ड्यू था। अब क्योंकि एक्सेस अमाउंट कंपनी को मिल गया था, वो हमने एडजस्ट करा अलॉटमेंट पे, जो कि था 16,000, वो उठा के हमने यहाँ लिख दिया, और टू बैंक जो कि 24,000 हमने यहाँ उठा के लिख दिया, और एक्चुअली हमें रिसीव हुए थे 1,20,000। क्वेश्चन में दे रखा था कि कैश बुक बनानी है, ठीक है। तो मैंने क्या करा है, मैंने सारी एंट्रीज करी हैं आपको, लेकिन आपको सारी एंट्रीज करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसको कैश बुक में लिख सकते हो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, गलती होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सारी एंट्रीज करो, उसमें टाइम नहीं लगता। आप या तो इन एंट्रीज को, जब भी बैंक वाली एंट्रीज आती हैं, उसको आप वर्किंग नोट्स में लिख के दिखाओ, अगर आप पूरा क्वेश्चन नहीं करना चाहते। अगर आप प्रॉपर क्वेश्चन भी करोगे तो आपके मार्क्स बिल्कुल कट नहीं होंगे। आप एंट्री पूरी करो, उसके बाद कैश बुक बनाओ, आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने एंट्री कर दी, जो कि गया बैंक में 24,000 का। नेक्स्ट आती है अलॉटमेंट की। शेयर्स इशू कितने किए गए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगेन यहाँ पर 1 का प्रीमियम था, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे, 2 यहाँ पर आ जाएगा, 1 एक्चुअली में टोटल था 3, और वो भी हम 20,000 शेयर्स पे निकालेंगे, क्योंकि यही शेयर्स इशू करे थे। तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो 60,000, 40 और 20,000 आ जाएगा। देन एक्चुअली में कंपनी को रिसीव कितने हुए, कितना ड्यू की एंट्री होगी। अब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, अब यहाँ पर कौन सा आएगा, और इसको हम करेंगे वर्किंग नोट्स में।
वर्किंग नोट्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बनाओ, आपका क्वेश्चन बिल्कुल फुल मार्क्स मिलेंगे अगर आप अच्छे से उसके वर्किंग नोट्स बनाओगे। अब हम बात कर रहे थे एक्स की, क्योंकि एक्स वही शेयर होल्डर है जिसने की अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी थी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कितना एक्सेस अमाउंट वो एक्स ऑलरेडी पहले दे चुका था कंपनी को। तो एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एक्स ऑन एप्लीकेशन, हमें अलॉटेड दे रखे हैं 500 शेयर, लेकिन जब भी अलॉटेड है तो उसको अप्लाइड में कन्वर्ट करोगे, अप्लाइड है तो अलॉटेड में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि हमें दोनों चाहिए एक्सेस अमाउंट निकालने के लिए। तो जब हम अप्लाइड पे जाना है तो मैंने क्या बताया था कि अप्लाइड वाला जो अमाउंट है वो ऊपर आएगा जब अप्लाइड पे जाना है। अगर हमें अप्लाइड से अलॉटेड पे जाना है तो ऊपर अमाउंट आएगा अलॉटेड का, जो कि आप प्रो रेटा टेबल से लोगे। 500 के शेयर थे जो कितने अप्लाइड पे पहुंचना है, तो ऊपर अप्लाइड आ जाएगा 24,000, देन नीचे आ जाएगा 20,000 और ये आ गया 600 शेयर। तो वो एक्स शेयर होल्डर जिसने 600 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, लेकिन कंपनी ने उनको 500 के शेयर्स अलॉट किए, तो वो एक्सेस अमाउंट उसने पहले कितना दे दिया था, 600 माइनस 500, 100 मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी 400। आप याद रखना कि जब भी प्रीमियम का क्वेश्चन आएगा तो आप प्रीमियम को बाहर नहीं निकालोगे, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें प्रीमियम को हमेशा ऐड करके लेके ही चलेंगे। तो यहाँ पर 4 हमने निकाला, 400 आ गया। अब एक्चुअली में अमाउंट कितना मिलना चाहिए था 500 शेयर्स के हिसाब से, वो था 500 इंटू 3, जो कि हमारे पास अलॉटमेंट मनी थी 1500, है ना, लेकिन हमको मिल गई 400, तो हम 400 वो माइनस कर देते हैं, तो अमाउंट 1100 बाकी का बचा हुआ एक्स को देना चाहिए था, लेकिन एक्स तो फेल कर गया, उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दिया ही नहीं, ठीक है। तो 1100 जो कि अमाउंट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी। अब टोटल अमाउंट हम अलॉटमेंट का निकालेंगे, तो टोटल अमाउंट कितना था 60,000 जो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे अपनी एंट्री में, जितना इशू करा था शेयर अलॉटमेंट 3 पे था, 3 मल्टीप्लाई बाई 20,000 60,000 आ गया। अब उसमें से जो एक्सेस अमाउंट एप्लीकेशन के टाइम पर ही मिल गई थी वो कितना था 16,000, जो हमने पहले दे दिया था, ये वाला 16,000 माइनस करेंगे 44,000। अब उसमें से अमाउंट जो कि एक्स ने नहीं दिया वो हमने पहले करा था 1100, वो भी माइनस करा, तो नेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट इन कैश इज 42,900। तो ये हमारे पास अमाउंट आ गया 42,900 का, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आती है फर्स्ट कॉल की एंट्री। तो फर्स्ट कॉल में क्या था, पहले तो सिंपल एंट्री होगी, ठीक है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, यहाँ पर भी 1 सिक्योरिटीज प्रीमियम, 2 इसकी फेस वैल्यू और एक्चुअली 3 20,000 पे निकलेगा, तो आप मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे। नेक्स्ट आती है ड्यू की एंट्री। अब हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि एक्स ने और वाई दोनों ने ही फर्स्ट कॉल तो पे करी ही नहीं, है ना, तो इसका मतलब ड्यू के टाइम पे हमें ये चीज़ें नहीं मिली, तो अब वो चीज़ें हमें माइनस करनी पड़ेगी, तो वो हम वर्किंग नोट्स के थ्रू करेंगे। एक्स के पास ऑलरेडी अलॉटेड शेयर से 500, तो 500 इंटू 3 विच इज़ 1500, ठीक है। और नेक्स्ट आता है अप्लाइड, जो कि वाई ने करा था, लेकिन हमें अप्लाइड नहीं चाहिए, हम अलॉटेड पे निकालते हैं, तो अलॉटेड पे निकालते हैं 1800। अब अप्लाइड से हमें अलॉटेड पे जाना है, तो ऊपर जो आएगा अमाउंट अलॉटेड वाला आएगा, ये रहा। अलॉटेड पे 20,000 था, तो ऊपर 20,000 डिवाइडेड बाय 24,000 आ गया 1500। तो एक्चुअली में 1500 शेयर्स हमने अलॉट करे, अप्लाई करा था 1800 के लिए, हमने सिर्फ अलॉट करे 1500, तो 1500 3 पर शेयर के हिसाब से आ गया 4500। तो एक्स और वाई दोनों का मिला के था 6,000, जो कि कॉल्स इन एरियर था, जो पे नहीं करा फर्स्ट कॉल। एंट्री करेंगे हम, तो
तो उस 60,000 में से हम पहले क्या कर देंगे, -6,000 को, जो एक्स और वाई दोनों ने मिलके नहीं पे किया था, तो आ जाएगा 54,000। ठीक है। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन में बोला था कि जब अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल की एंट्री होने के इमीडिएटली बाद ही हम वो शेयर्स क्या कर लेंगे, फॉरफिट कर लेंगे। तो वो एक्स ने नहीं पे कर रहे थे तो हम फॉरफिट कर लेते हैं। फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब यहाँ पर ध्यान रखना, क्योंकि अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों ही पे नहीं कर पाए और दोनों पे ही सिक्योरिटीज प्रीमियम था, इसीलिए वो सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी क्या कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है। तो वो दोनों की कितनी थी सिक्योरिटीज प्रीमियम, 1 + 1 = 2। ठीक है, दोनों की थी ना, 1 अलॉटमेंट थी और 1 फर्स्ट कॉल थी, तो दोनों की मिला के 2, तो उसको भी फॉरफिट कर लेंगे। और शेयर कैपिटल में कितना आएगा, देखो अभी तक हम सिर्फ एंट्री जो करी है हमने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल की पे करी है, तो इसकी फेस वैल्यू कितनी हुई, 3 + 2 = 5 + 2 = 7। तो यहाँ तक ही अभी तक हमने एंट्री करी है। सेकेंड कॉल तो अभी तक कॉल करी ही नहीं है, पास ही नहीं हुआ, कंपनी ने अभी तक नहीं मंगाई है, अभी तक सिर्फ इतना ही मंगाया है ना। तो हम सिर्फ फेस वैल्यू सिर्फ इतनी ही लेंगे, 3 + 2 + 2, तो ये हो जाएगा 7। ठीक है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट जो कि नहीं पे करा, फर्स्ट कॉल नहीं पे करा, और शेयर फॉरफीचर जो हमें दे दिया गया है, तो 7 आ जाएगा। यहाँ पर हमें 500 का शेयर जो हमने अलॉट करे थे उसको लिखने के बाद सर्कल कर लो, अब यहीं से ही मल्टीप्लाई करो, 7 × 500 3500, 2 × 500 1000। अब अलॉटमेंट जब भी प्रो राटा की बात आती है ना, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस, तो उसको सिंपल ऐसे लिख के मल्टीप्लाई मत करना, इसको जो हमने कैलकुलेट करा था वर्किंग नोट्स में वो वाला लिखेंगे, जो कि ये था अमाउंट नॉट रिसीव, जो कि था 1100, ये वही है जो वो नहीं पे कर पाया एक्स। फर्स्ट कॉल तो हम सिंपल निकालेंगे, 3 था, 3 × 500। अब यहाँ पर ये मत सोचना कि 3 यहाँ पर 2 ही लिखेंगे क्योंकि 1 हमने यहाँ लिख दिया, नहीं, सिक्योरिटीज प्रीमियम ऊपर भी आता है और उस कॉल हो अलॉटमेंट हो उसमें भी इंक्लूड होगा। ठीक है, उसको अलग नहीं करना, तो 3 आ जाएगा, यानी कि इसमें भी प्रीमियम इंक्लूड होगा और इसमें भी प्रीमियम इंक्लूड होगा। 1500, 3 × 500 1500, बाकी का ये हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है। अब आती है सेकेंड कॉल। अब इसके बाद सेकेंड कॉल मंगा ली कंपनी ने, तो इसकी एंट्री हो जाएगी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये भी 3, 1 और 4। अब इसको 20,000 पे नहीं सॉल्व करना, क्योंकि इससे पहले 500 के शेयर्स तो कंपनी ने फॉरफिट कर लिए, वो तो ऑलरेडी फॉरफिटेड हैं, है ना। तो अभी इस वक्त सेकेंड कॉल मंगाने के टाइम पर जो शेयर्स बचे वो तो 19,500 बचे, है ना, क्योंकि 500 क्या कर लिए, ऑलरेडी फॉरफिट कर चुके हैं, तो वो हम माइनस कर देंगे। अब इस बचे हुए शेयर्स पे हमें कैलकुलेट करना है, 4 × दिस, 3 × 1 × ये। ठीक है। फिर उसकी ड्यू की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल। अब क्योंकि वाई पर्सन ऐसा था जिसने दोनों कॉल्स नहीं पे करी, इसका मतलब सेकेंड कॉल भी इसमें है ना, तो हम सेकेंड कॉल का अमाउंट निकालते हैं जो नहीं पे करा। तो जो थर्ड वर्किंग नोट आता है सेकेंड कॉल का, जो कि सिर्फ वाई था जिसने नहीं दिया, तो हम अलॉटेड पे निकालेंगे। अलॉटेड हम ऑलरेडी अभी पीछे निकाल के हटे हैं, 1500 आया था, 1500 × 4 6000, ये हमारा आ गया कॉल्स इन एरियर। तो ये अमाउंट हमें क्या करना है, माइनस करना है, किसमें से, जो एक्चुअली था अमाउंट 78,000 - 6000। अब ये एंट्री भी हो गई। अब इसके बाद इन्होंने बोला कि सेकेंड कॉल के बाद फिर से उसको क्या कर लेना है, फॉरफिट कर लेना है वाई के शेयर्स को भी। वाई जो कि 1500 के शेयर्स हमने उसको अलॉट करे थे, उन्होंने हमें नहीं पे करा, तो हमने फॉरफिट कर लिया। ठीक है। इसकी एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, यहाँ पर भी सिक्योरिटीज प्रीमियम आया,
क्योंकि फर्स्ट और सेकंड कॉल जो नहीं पे करा उन दोनों में क्या था, प्रीमियम था, इसीलिए उस प्रीमियम के अमाउंट को भी हमने कंपनी ने फोरफिट कर लिया। अब यहाँ पर पूरी की पूरी फेस वैल्यू आएगी, क्योंकि सेकंड कॉल के बाद सेकंड कॉल तक तो फुली पेड हो गया है ना, तो यहाँ पर पूरा 10 आ जाएगा। 10 मल्टीप्लाई बाय 1500 15,000, 2 जो कि 1 फर्स्ट कॉल और 1 सेकंड कॉल का था, 2 मल्टीप्लाई बाय 1500 3000, 3 1500 4500, 4 1500 6000, और या तो बैलेंसिंग फिगर या फिर ये 10 + 12, 10 + 2 = 12, 12 में से 3 और 4 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 × 1500 = 7500। अब क्वेश्चन में क्या बोला, इसके बाद इन्होंने क्वेश्चन में बोला कि 1700 के शेयर्स क्या कर दिए, री इशू कर दिए गए 8 पर शेयर के हिसाब से, यानी कि 8 पर शेयर का मतलब हुआ जो कि फुली पेड था 10, उसमें से जो 2 है वो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा, डिस्काउंट पे करा, तो इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि ये डिस्काउंट पे दिया और ये कंपनी का क्या हो गया, लॉस हो गया है ना। अब कंपनी ने री इशू करा दोबारा से और वो भी डिस्काउंटेड शेयर पे करा, तो वो तो कंपनी के लिए लॉस ही हुआ, इसलिए उसको हम डेबिट करेंगे। 1700 के शेयर्स थे, 8 अमाउंट 2 और 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। तो ये किसकी एंट्री हो गई, री इशू की एंट्री हो गई। अब कितना ट्रांसफ़र किया जाएगा कैपिटल रिजर्व में, अब उसकी एंट्री करते हैं लास्ट में हम। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र होगा, तो हम उसका वर्किंग नोट भी बनाएंगे। जब हम क्वेश्चन लिख रहे थे है ना, हमने क्वेश्चन में ये भी लिखा था लास्ट में कि जो 1700 के शेयर्स री इशू करे थे उसमें से वाई के सारे शेयर्स इंक्लूडेड हैं, वाई के है ना, और एक्स का हम बाकी बचा हुआ अमाउंट निकालेंगे। तो हमने देखा था वाई का जब हम अलॉटेड शेयर्स निकाल रहे थे तो अलॉटेड कितना था 1500, तो 1500 पूरा का पूरा हमने वाई का ले लिया, तो 1700 में से 1500 वाई का है, तो बचा हुआ 200 किससे लिया हमने, एक्स से। ठीक है, इसको हम वर्किंग नोट्स के थ्रू सॉल्व करते हैं। 1500 का जो शेयर फॉर फ्यूचर का अमाउंट था वो था 7500 है ना, जितना कि कंपनी ने शेयर होल्डर्स ने पे कर दिया था। ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये रहा वाई का 1500 जो कि 7500 हम पूरा का पूरा अमाउंट ले लेंगे, तो हमने पूरा का पूरा 7500 ले लिया, लेकिन बाकी बचे हुए 200 वो हम एक्स से लेंगे। ठीक है, लेकिन एक्स पे तो कितना था, एक्स में जो हम अमाउंट पेड कर दिया था उन्होंने वो 1900 का था, लेकिन हमें 1900 नहीं चाहिए, 1900 तो 500 पे है और हमको चाहिए 200 पे। ठीक है, तो वो जब हम कैलकुलेट करेंगे 760, आप इसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं। 500 पे 1900 500 पे था, 1 पे हो जाएगा 1900 डिवाइड बाय 500 और 200 पे हो जाएगा 1900 अपॉन 500 इंटू 200 इक्वल टू 760 आ जाएगा। अब वो 760 अमाउंट यहाँ से ले लिया हमने एक्स से। ठीक है, टोटल अमाउंट हो गया 8260, इतना जाना चाहिए था कैपिटल रिजर्व में, लेकिन री इशू के टाइम पर कंपनी को क्या हो गया, लॉस हो गया, क्योंकि कंपनी ने उसको डिस्काउंट पे री इशू करा था। ये देखो, ये रहा शेयर फॉर फ्यूचर का विच इज़ 3400, तो ये अमाउंट भी तो हम डिडक्ट करेंगे ना कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने से पहले। तो 8260 में से जो लॉस हुआ था री इशू करने पर वो 3400 माइनस करा, तो हम बाकी बचा हुआ अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व में। तो ये हो गया 4860 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब क्वेश्चन में बोला था कैश बुक निकालने के लिए। ठीक है, तो अब आपने जब सारी एंट्रीज कर दी है ना, अब आपको कोई गलत होने की चांसेस ही नहीं है आपके क्वेश्चन की, क्योंकि अब आपको कैश बुक बनाना है, सिंपल एंट्री करनी है। अब जब आपने कर दिया, जहाँ जहाँ बैंक लिखा है वो एंट्रीज हमें यूज़ करनी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू
शेयर एप्लीकेशन 2 है तो यहाँ पर 2 में लिख देंगे 2 शेयर एप्लीकेशन 1,20,000। फिर आओ नीचे, ये रहा बैंक अकाउंट है यहाँ पर, फिर से उसको बैंक के ऑपोजिट में यहाँ पे है बाय, तो बाय शेयर एप्लीकेशन, लेकिन अमाउंट आएगा वो जो कि बैंक के सामने है 24,000, तो ये आ जाएगा 24,000 यहाँ पर। ऐसे ही फिर आता है, यहाँ पर बैंक की नहीं है, नेक्स्ट आती है ये वाली बैंक की जो ड्यू की होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो ये आ जाएगा 2, यहाँ पर 2 में आ जाएगा 42,900। ऐसे ही फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, जहाँ जहाँ बैंक लिखा है वहाँ वहाँ अब आपको एंट्री करनी है और बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। आपके क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। अगर आप डायरेक्ट करोगे तो चांसेस हैं उसको गलत करने की, क्योंकि अब जब भी अमाउंट निकालोगे तो हो सकता है, अगर आप इसमें एक्सपर्ट हो तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज आप सारे क्वेश्चंस करो, अगर वो क्वेश्चन में नहीं करने तो वो वर्किंग नोट्स में करो, सारी एंट्रीज उसकी करो। अब क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने के लिए भी कहा था, तो हम बैलेंस शीट बना रहे हैं गणेश लिमिटेड की। तो इसका फॉर्मेट क्या होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी और एसेट्स दोनों साइड का बनाना है हमें। करंट ईयर और प्रीवियस ईयर जब भी बनाओगे तो फॉर्मेट में ज़रूर लिखना। एंट्री होती है सिर्फ करंट ईयर में, क्योंकि सब जो भी हमने करा है वो करंट ईयर में ही कर रहा है। तो अब इसमें शेयर होल्डर्स फंड्स में 2 चीज़ें आती हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। और एसेट्स में आता है करंट एसेट्स, जिसमें हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में तो वो हम कैश बुक में जो हमने निकाला था बैलेंसिंग फिगर ये वाला 2,78,500, वो हम यहाँ पर लिख देंगे 2,78,500। अब शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस के लिए हम क्या बनाते हैं, नोट्स टू अकाउंट। अब नोट्स टू अकाउंट का भी एक प्रॉपर फॉर्मेट होगा, इसी फॉर्मेट में आपको बनाना है। इसको आप बैलेंस शीट के नीचे बना सकते हो, अगर वर्किंग नोट्स में बनाना है तो वर्किंग नोट्स में भी बना सकते हो। शेयर कैपिटल में सबसे पहला जो आएगा वो ऑथराइज्ड आएगा, चाहे गिवन हो क्वेश्चन में चाहे नहीं गिवन हो, आपको लिखना है, ठीक है। डैश डैश डाल के शेयर्स लिख दो, अभी गिवन नहीं था। कंपनी ने इशू करे थे 20,000 के शेयर्स, 10 ईच के हिसाब से 2 लाख है ना, लेकिन हम शेयर कैपिटल में इसको लिखते नहीं है, नोट्स टू अकाउंट पे लिखना है, बैलेंस शीट में नहीं लिखना। फिर सब्सक्राइब कितने करें एंड फुली पेड कैपिटल। देखो सब्सक्राइब यहाँ पे ये अमाउंट कैसे आया, क्योंकि 20,000 में से कुछ शेयर्स को हमने फॉरफिट करा और फॉरफिट करने के बाद हमने उसको री इशू कर दिया, है ना। अगर हमने जितने भी शेयर्स फॉरफिट करे थे सारे के सारे ही री इशू कर देते, तब तो वो फुल अमाउंट 20,000 का 20,000 आ जाता, लेकिन यहाँ पर सारे के सारे शेयर्स तो री इशू करे ही नहीं। देखो फॉरफिट हमने करे थे 500 प्लस 1,500, जो कि हो गए टोटल 2,000, है ना। 2,000 नहीं पे करे थे एक्स और वाई ने मिलके 2,000 के शेयर्स, लेकिन 2,000 में से सिर्फ हमने जो री इशू करे वो करे 1,700। तो 2,000 में से 1,700 जो हमने री इशू करे तो बचे कितने 300 तो हम री इशू कर ही नहीं पाए ना। तो इसका मतलब ये वो शेयर्स थे जो लोगों ने सब्सक्राइब करे ही नहीं, है ना। इसीलिए हम उसको उन शेयर्स में से माइनस कर देंगे, 20,000 माइनस 300 तो आ जाएगा 19,700। 10 ईच के हिसाब से आ जाएगा 1,97,000। अब हम उसमें ऐड कर देंगे वो शेयर फॉर फ्यूचर का अमाउंट। अब इस शेयर फॉर फ्यूचर के अमाउंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, या तो आप शेयर फॉर फ्यूचर का अकाउंट बना लो, ठीक है। जहाँ जहाँ आपने शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री करी है वहाँ से अमाउंट लेके उसको अकाउंट बना लो प्रॉपर, या फिर सिंपली आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पे शेयर फॉर फ्यूचर आया था, शेयर फॉर फ्यूचर 1,900 जो कि लोगों ने पे कर दिया, ठीक है, हम लिख लेते हैं 1,900। नेक्स्ट आता है ये वाले शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री थी, तो यहाँ पर 7,500 है जो कि हमें कंपनी को पेड कर दिया था। अब इस 7,500 में से वो शेयर फॉर फ्यूचर का अमाउंट जो कि लॉस में चला गया था री इशू के टाइम पे, तो ये हो जाएगा
इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 9400। अब इसमें से वो अमाउंट जो कि लॉस में था विच इज़ 3400, तो ये आ जाएगा 9 में से 3 गए 6000। अब 6000 में से भी कुछ हमने कैपिटल रिजर्व में भी तो ट्रांसफ़र करे, उसको नहीं भूलना। ये देखो ये हमने कैपिटल रिजर्व में भी ट्रांसफ़र करे थे तो उसको नहीं भूलना, वो भी हम डिडक्ट कर देंगे। ठीक है, 4860 इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1140। तो ये 1140 यहाँ पे आ गया। तो आप इसको इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज आप एक अकाउंट बना के भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमारे पास आ गया शेयर कैपिटल में 1,98,140, जो कि हम इसको नोट कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर आती है बारी रिजर्व एंड सरप्लस की। रिजर्व एंड सरप्लस में एक तो कैपिटल रिजर्व आ जाएगा जो कि हमने ट्रांसफ़र करा था 4860। नेक्स्ट आ जाएगा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व। अब सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व का भी आप अकाउंट बना लो या फिर इसको भी वैसे ही सॉल्व कर लो जैसे हमने करा था। ठीक है, ये वाला शेयर फॉर फ्यूचर, जहाँ जहाँ भी सिक्योरिटीज़ प्रीमियम आया है उसको ऐड करते रहो। ये क्रेडिट बैलेंस है 20,000, 20,000 प्लस 20,000 60,000, 60,000 प्लस अगेन 20,000, ये रहा तो हो गया 60,000, 20,000, 40,000 एंड 60,000। अब उस 60,000 में से हम जो भी डेबिट बैलेंस था 1,000 का, देन नीचे आओ 3,000 का, वो माइनस कर देंगे, फिर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम ये। तो आप इस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हो, यानी कि सारे क्रेडिट बैलेंस को प्लस करके माइनस कर देंगे सारे डेबिट बैलेंस। तो ये आ जाएगा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, ऐड करेंगे ये अमाउंट और ये अमाउंट चला जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। और इस दोनों का जो बैलेंस है लायबिलिटी और एसेट दोनों का बैलेंस क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 113। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।